हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, अपन ने कल यानी कि संडे को पिछली क्लास में हिंदी से संबंधित टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें से अपन ने हिंदी एवं भाषा का सामान्य परिचय को देखा था। तो दोस्तों, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यानी कि व्याकरण का टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यानी कि व्याकरण को बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि अपनी क्लास जो संडे की है वो दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? व्याकरण। तो दोस्तों, इसमें व्याकरण मैंने लिखा है, तो सबसे पहले इसकी मैं शाब्दिक अर्थ की भी चर्चा करूंगा दोस्तों। यानी कि शाब्दिक विच्छेद की पहले चर्चा कर लीजिए दोस्तों। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण एक क्या है दोस्तों? ग्रंथ है, या इसी को मैं बोल दूं दोस्तों रचना है। और इसी को दोस्तों मैं क्या बोल सकता हूं? विधा। इसी को दोस्तों कृति भी बोल सकते हैं अपन, विभिन्न नामों से इसको पुकारते हैं। तो इसके शाब्दिक विच्छेद की बात करूं मैं दोस्तों। शाब्दिक विच्छेद यानी कि ये दोस्तों कितने शब्दों से मिलके बना है। मैं दोस्तों यहाँ पे शाब्दिक विच्छेद की चर्चा कर रहा हूँ, ना कि संधि विच्छेद की, क्योंकि दोस्तों संधि विच्छेद अलग टॉपिक है और शाब्दिक विच्छेद अलग है। जब मैं दोस्तों संधि पढ़ाऊंगा तो संधि वाले टॉपिक में आपको संधि विच्छेद के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से चर्चा करूंगा, बल्कि अपन शाब्दिक विच्छेद की चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो व्याकरण कितने शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों? वी प्लस आ प्लस करण, इसमें मूल शब्द करण है। और ये दोस्तों दो क्या है अपने वी और आ, इसमें दो उपसर्ग लगाए गए हैं। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ जाना। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? शाब्दिक, ये तो विच्छेद जाना। अब शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो दोस्तों क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? भली भांति समझना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। यानी कि दोस्तों किसको भली भांति समझना, तो ये भी मैं बताऊंगा। और दोस्तों शुद्धता को भी अपन ध्यान में रखेंगे। मैंने भली भांति लिखा है तो इसमें चांद बिंदी लगाई है। तो दोस्तों चंद्र बिंदु अपन को लगा के लिखना है, ना कि सिर्फ बिंदु का ही प्रयोग करना है। तो भली भांति समझना किसको दोस्तों? तो भाषा को भली भांति समझना, क्योंकि दोस्तों हिंदी क्या है? अपनी एक लैंग्वेज है, भाषा है। तो प्रत्येक भाषा की दोस्तों क्या होती है? अपनी एक व्याकरण होती है। जैसे दोस्तों इंग्लिश है तो उसमें भी ग्रामर होती है, संस्कृत है तो उसकी भी अपनी एक व्याकरण होती है, और हिंदी की तो दोस्तों व्याकरण होती है। तभी तो अपन हिंदी की व्याकरण को पढ़ रहे हैं। और जैसे दोस्तों पंजाबी है, वो भी अपनी एक भाषा है तो उसकी भी व्याकरण होती है। तो दोस्तों व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी कि किसी भी भाषा के लिए हमें उसका शुद्ध रूप से लिखना आना चाहिए, और शुद्ध रूप से दोस्तों हम बोल सकें, और उसका शुद्धता से क्या कर सकें दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकें। तो इसलिए हमें व्याकरण की आवश्यकता हुई। तो दोस्तों मैंने क्या बोला आपको? यानी कि शुद्ध लेखन क्या आना चाहिए हमें दोस्तों? शुद्ध लिखना आना चाहिए, शुद्ध लेखन। और दोस्तों शुद्ध उच्चारण, यानी कि हमें दोस्तों क्या होना चाहिए? शुद्ध बोलना भी आना चाहिए। और दोस्तों शुद्ध प्रयोग, यानी कि व्याकरण का हम क्या कर सकें दोस्तों? शुद्ध प्रयोग व्याकरण का नहीं दोस्तों, अपने वाक्यों का ज़्यादा से ज़्यादा हमें शुद्धता से प्रयोग करना भी आना चाहिए। तो इसलिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। तो यानी कि दोस्तों इसके लिए मैं परिभाषा क्या लिख सकता हूँ मैं दोस्तों? अब इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि व्याकरण के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों? जिसके माध्यम से, यानी कि किसके माध्यम से दोस्तों? व्याकरण के माध्यम से। जिसके माध्यम से किसी भाषा का शुद्ध लेखन और दोस्तों शुद्धोच्चारण। मैं दोस्तों स्पीड से लिखूंगा, आज की क्लास तो और भी लंबी होने वाली है। शुद्धोच्चारण तथा शुद्धता से प्रयोग करना, तथा शुद्ध प्रयोग करना, जिसके माध्यम से किसी भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग किया जाता है। शुद्ध प्रयोग किया जाता है वह दोस्तों क्या कहलाती है? अपनी व्याकरण कहलाती है।
तो दोस्तों व्याकरण के लिए सिर्फ अपन को इतनी ही परिभाषा जान लेनी है। बस दोस्तों इतना ही अपन को जानना है। अब दोस्तों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है शाब्दिक विच्छेद से कि दोस्तों व्याकरण में कितने शब्द हैं। तो दोस्तों व्याकरण में कितने 3 ही शब्द लगाना है, ये नहीं कि बी प्लस आ और इन सभी को जोड़ दें दोस्तों। तो 3 शब्द होते हैं। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि व्याकरण क्या है, तो ऑप्शन में ग्रंथ, रचना, विधाकृति कुछ भी वो दोस्तों दे सकता है। और इसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों, शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग, यानी कि व्याकरण से हम 3 चीज़ों को बहुत अच्छी भली भांति तरीके से जानते हैं। और इसका दोस्तों शाब्दिक अर्थ भी पूछा जा सकता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसमें अपन क्या लगाएंगे दोस्तों, भली भांति समझना। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो अब व्याकरण से संबंधित टॉपिक को दोस्तों स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों हम व्याकरण के अंग पढ़ेंगे, यानी कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों उनको बताइए कि इंदिरा मैथ मस्ती में अब संडे को क्लास भी दी जा रही हैं। दोस्तों जिस टॉपिक को उठाया जा रहा है उस टॉपिक का दोस्तों अच्छे से पोस्टमार्टम तरीके से उसको ख़त्म करने का भी मैं प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे, व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग थोड़ा दोस्तों स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। तो व्याकरण के दोस्तों कितने अंग होते हैं, एक होता है वर्ण, दूसरा दोस्तों शब्द, क्रम से पढ़ेंगे दोस्तों, तीसरा वाक्य, यानी कि दोस्तों वर्णों से मिलके क्या बनता है, शब्द, शब्द से मिलके वाक्य। तो दोस्तों एक दूसरे से ये गुथे हुए शब्द हैं, जिस प्रकार से क्रम चलता है उसी क्रम से अपन दोस्तों इसको पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। यानी कि दोस्तों इसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये व्याकरण के दोस्तों कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। तो दोस्तों अब हम किसको पढ़ेंगे, वर्ण विचार को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि किसको दोस्तों, वर्ण को जानेंगे। तो वर्ण क्या होगा दोस्तों, जिसमें क्या होना चाहिए, शुद्ध लेखन, यानी कि शुद्धता से लिखना और शुद्ध लेखन और दोस्तों इसका शुद्ध उच्चारण और इसमें शुद्ध प्रयोग। यानी कि दोस्तों मैंने इसमें कुछ अलग से नहीं लिखा है जो व्याकरण में लिखा था, बल्कि उसी को यहाँ पे लिख दिया है। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग करना वर्ण है दोस्तों। और वर्ण में क्या होगा अपना, जैसे वर्ण की परिभाषा लिखनी चाहें तो क्या लिख सकते हैं आप दोस्तों, यानी कि ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि वर्ण का लिखित रूप क्या कहलाएगा दोस्तों, वर्ण कहलाएगा। ये दोस्तों ध्वनि अलग है और वर्ण अलग है। दोस्तों हम इसकी बारी बारी से चर्चा करेंगे कि ध्वनि क्या है और दोस्तों वर्ण क्या है। जैसे दोस्तों मैं किसी वर्ण को बोलूं, आ को बोलूं, ए को, तो दोस्तों जब मैंने इसको बोला तो मेरे मुंह से क्या निकली, ध्वनि निकली। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ध्वनि। यानी कि दोस्तों ध्वनि क्या हुई अपनी, यानी जैसे ध्वनि की परिभाषा बनाने चाहें तो दोस्तों इसको क्या बोल सकता हूं मैं, यानी कि ध्वनि किसी भाषा की मौखिक इकाई है। यानी कि दोस्तों मुख से बोल दिया तो वो क्या हो गई, ध्वनि। यदि मैंने इसी को लिखित रूप प्रदान कर दिया तो दोस्तों क्या हो गया, वर्ण हो गया। तो मैंने क्या लिखा, ध्वनि का, ध्वनि वर्ण का क्या है दोस्तों, लिखित रूप है। यानी ध्वनि वर्ण है दोस्तों, ध्वनि की परिभाषा नहीं मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे वर्ण की बता रहा हूँ कि ध्वनि वर्ण का क्या है दोस्तों, लिखित रूप। लिखित रूप ही क्या है दोस्तों, वर्ण है, ना कि ध्वनि। ध्वनि तो दोस्तों मौखिक रूप है। जैसे दोस्तों मैं का को बोल रहा हूँ, कै, खै, गै, इस प्रकार से बोल रहा हूँ, तो ये दोस्तों क्या है, अपने ध्वनि है। और जब मैं इसको दोस्तों लिख करके प्रकट कर दूँ तो ये क्या है, वर्ण है। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट भी लिख सकते हैं अपन। जैसे दोस्तों लिख दें भाषा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या दोस्तों पूछा जाता है, मौखिक इकाई। तो दोस्तों क्या हो जाएगा अपना, ध्वनि। मैंने दोस्तों क्या लिखा है, मौखिक इकाई। शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे, मौखिक इकाई दोस्तों छूट गया। मौखिक इकाई क्या होगा अपना, ध्वनि होगा। यदि मैं इसी को लिख दूं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। दोस्तों लिखित इकाई पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, जब लिख करके प्रयोग करेंगे तो दोस्तों वर्ण हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ
दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यदि नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं मुँह से भी बोल रहा हूँ, तो दोस्तों आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। यदि दोस्तों इसी को और किस तरीके से पूछा जाए, और दोस्तों इसको अन्य किस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे दोस्तों इसी को और पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, या दोस्तों इसी को अंग बोला जा सकता है। तो क्या होता है ये दोस्तों, ये भी वर्ण होता है। यानी कि दोस्तों जब ऑप्शन में इस प्रकार से वर्ण दिया जाए, इसमें ये ना कहा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, जब तक दोस्तों मौखिक इकाई ना कहा जाए तब तक हम उसका आंसर क्या लगाएंगे, वर्ण ही लगाएंगे, ना कि ध्वनि। तो जब दोस्तों मौखिक इकाई मुख से जब दोस्तों किसी वर्ण को बोलेंगे तो वो ध्वनि का रूप ले लेगी। अब दोस्तों यदि मैं और आगे पॉइंट लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि दोस्तों किसके आधार पे बात कर रहा हूँ मैं, अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों क्या हो जाएगी सबसे छोटी इकाई, शब्द हो जाएगी। दोस्तों अभी हम शब्द के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। शब्द जब पढ़ेंगे तो उसको भी अपन डिटेल से अच्छे से चर्चा करेंगे, बल्कि दोस्तों अभी वर्ण की चर्चा हो रही है तो थोड़ी थोड़ी वर्ण, शब्द और वाक्यों के भी जानते हुए चलेंगे दोस्तों। हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकती है दोस्तों, सभी मैं एग्ज़ाम के क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि हमसे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, दोस्तों क्या लगाना है, शब्द, ना कि वर्ण। वर्ण नहीं दोस्तों लगाना है। अब वर्ण क्यों नहीं है, इसका आंसर ये भी समझ लें, क्योंकि दोस्तों मैंने लिखा है अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों जिनका अर्थ होना चाहिए, वर्ण का तो दोस्तों कोई अर्थ नहीं होता। जैसे दोस्तों मैं इसको बोल दूँ का अर्थ बताइए, तो दोस्तों आप नहीं बता सकते, खा का अर्थ नहीं बता सकते दोस्तों। यदि मैं इसमें कोई शब्द लिख दूँ कुछ भी, क्योंकि वर्णों से मिल करके दोस्तों क्या बनता है, अपना शब्द बनता है। जैसे दोस्तों कोई भी इसमें शब्द लिख दिया जाए कि आप इसका अर्थ बताइए, तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे पंकज लिख दिया दोस्तों मैंने, तो पंकज किसी लड़के का नाम भी हो सकता है, और पंकज ये कमल का क्या है दोस्तों, पर्यायवाची भी है। तो इसका अर्थ आप बता सकते हैं कि इसमें पंकज कमल का पर्यायवाची है, तो ये शब्द हो जाएगा। और दोस्तों इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, यानी कि दोस्तों यहाँ से लिख लेंगे अर्थ के आधार पर सबसे, अर्थ के आधार पर दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई, और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, या दोस्तों भाषा का सबसे बड़ा अंग, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, या भाषा का सबसे बड़ा अंग दोस्तों पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या लगाएंगे अपन आंसर, वाक। तो इसका आंसर क्या होगा, वाक होगा, क्योंकि दोस्तों अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो दोस्तों हमने क्या जाना, शब्द। यहाँ पे अर्थ के आधार पर सबसे छोटी, यहाँ पे दोस्तों भाषा की थी, यहाँ पे भाषा की मैंने बात की थी, यानी कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर सबसे, भाषा की यहाँ पे दोस्तों बात नहीं करेंगे। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी, अपनी शब्द होगी। और अर्थ के आधार पर भाषा की, यहाँ दोस्तों क्या लिख देंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे बड़ा अंग भी पूछ लिया जाए तो दोस्तों क्या होगा, वाक्य होगा। तो दोस्तों मैंने क्या लिखा है, भाषा का सबसे बड़ा अंग, तो क्या होगा अपना, वाक्य होगा। अब इसी के आधार पर दोस्तों वर्ण के बारे में अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। अपन दोस्तों पढ़ रहे हैं आज व्याकरण के अंग, और उस व्याकरण के अंग में से दोस्तों अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं, वर्ण की। तो दोस्तों वर्ण को डिटेल से अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक अपना वर्णमाला ही रहेगा, यानी कि दोस्तों वर्ण। तो दोस्तों इसमें वर्ण के कितने भाग होते हैं दोस्तों, दो भाग होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा दोस्तों व्यंजन। अपन दोस्तों इसकी दोनों की बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं कि स्वर दोस्तों क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो दोस्तों स्वर
वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, यानी कि इसमें दोस्तों किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अपने आप से स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाते हैं। जबकि व्यंजनों के लिए इस आवश्यकता होती है। और दोस्तों व्यंजनों को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, तो दोस्तों स्वरों की। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, स्वर कैसे होते हैं दोस्तों, स्वतंत्र होते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं होती, किसी की आवश्यकता नहीं दोस्तों। अब व्यंजन के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, यानी कि दोस्तों इसके लिए क्या होता है, स्वरों की आवश्यकता होती है। किसकी दोस्तों, स्वरों की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों स्वर और व्यंजन यानी कि वर्ण के बारे में हमने जाना। अब हम दोस्तों एक एक इस टॉपिक को उठाएंगे दोस्तों, स्वर को, फिर इसके बाद व्यंजन को। तो दोस्तों हम किसको पढ़ेंगे अब, स्वर। तो स्वर की दोस्तों मैंने परिभाषा लिख दी है। ये कैसे होते हैं दोस्तों, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, यानी कि किसी वर्ण की इसमें दोस्तों आवश्यकता नहीं होती है। यदि मैं हिंदी में स्वरों की संख्या की बात करूं तो दोस्तों कितनी होती है, 11। मैं दोस्तों आपको बार बार भी किसी बात को रिपीट करूंगा दोस्तों, जिस बात में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जोर दूं तो दोस्तों आप उस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है स्वरों की संख्या, दोस्तों किस में लिखा है, हिंदी में लिखा है। हिंदी में स्वरों की संख्या दोस्तों 11 होती है। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, ना कि संस्कृत की। संस्कृत में दोस्तों भले ही 13 होते हैं स्वर। तो जब संस्कृत देखेंगे तो दोस्तों संस्कृत को भी अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे, और जब दोस्तों इंग्लिश देखेंगे तो इंग्लिश को भी। तो इसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। तो दोस्तों स्वर को ही अपन क्या बोलते हैं, अच बोलते हैं। अच संस्कृत में बोला जाता है, तो अच को ही दोस्तों स्वर बोला जाता है। तो इनकी संख्या मैंने कितनी बताई, 11। वो कौन कौन सी, तो दोस्तों है, और एक ये आ दोस्तों, ई, ए, ऊ। फिर दोस्तों इसके बाद कौन सा ऊ हो जाएगा अपना, बड़ा वाला दीर्घ ऊ। फिर इसके बाद ये दोस्तों ऋषि, ए, ऐ, ओ, और दोस्तों आओ। तो दोस्तों काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी हुई, 11 हुई। मैंने दोस्तों अंग और आह को क्यों नहीं लिखा है, तो दोस्तों अंग और आह स्वर नहीं होते हैं, यानी कि दोस्तों ये अंग है और ये आह है, तो ये दोस्तों स्वर नहीं होते हैं। ये दोस्तों क्या होते हैं, अपने अयोगवाय वर्ण बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, अयोगवाय वर्ण, ना कि दोस्तों स्वर लिख रहा हूँ मैं। अब दोस्तों इसका भी जान लें, अयोगवाय क्यों है, ये स्वरों में क्यों नहीं आते, इनको स्वर क्यों काउंट नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसका बारी बारी से अर्थ जानेंगे दोस्तों। जैसे आ का अर्थ जाने तो इसका अर्थ होता है नहीं। योग का मतलब होता है दोस्तों जुड़कर, और वाय का दोस्तों अर्थ होता है वहन होने वाले। बहन नहीं लिखा है दोस्तों, मैंने वाहन लिखा है, ना कि सिस्टर। वहन होने वाले, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, जो जोड़कर बहन नहीं होते दोस्तों, यानी कि जो जोड़ करके बहन नहीं होते, यानी कि किसके साथ नहीं जोड़ते ये दोस्तों, व्यंजनों के साथ ये बहन नहीं होंगे, ये दोस्तों व्यंजनों के साथ नहीं आते हैं। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, स्वरों की आवश्यकता होती है। तो मैं इसके लिए क्या बोल सकता हूँ कि अयोगवाय वर्णों के लिए दोस्तों किसका केवल प्रयोग किया जाता है, केवल और केवल दोस्तों स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस टॉपिक को आगे ऐसे ही दोस्तों अपन बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों जैसे आ है, ये दोस्तों कितने स्वर बताए मैंने, 11 बताए, और इनको दोस्तों अयोगवाय बताया। यदि मैं इनका नाम देना चाहूँ तो दोस्तों इसको अपन क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। अब ये अनुस्वार क्यों बोलते हैं, जैसे ही दोस्तों आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। और इसको दोस्तों विसर्ग बोलते हैं। तो ये अनुस्वार और विसर्ग दोस्तों क्या हैं, अयोगवाय वर्ण है, ना कि दोस्तों स्वर है। यदि अब दोस्तों एक दूसरे टॉपिक को अपन जोड़ते हुए आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से दोस्तों अपन क्लास को इंटरेस्टेड बना सकते हैं। और इंटरेस्टेड ही नहीं, यदि जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम को भी बहुत अच्छे से अपन क्लियर कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूँगा, अनुस्वार शब्द कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अनुस्वार है क्या, तो दोस्तों अनुस्वार
कौन सा शब्द है ये दोस्तों तत्सम शब्द है, और ये विसर्ग दोस्तों तद्भव शब्द है। जब दोस्तों अपन तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ेंगे तो उसको मैं और अच्छे से चर्चा करूंगा कि दोस्तों तत्सम शब्दों को कैसे पहचाना जाता है और तद्भव शब्दों को कैसे पहचाना जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी के लिए सिर्फ इतना बताया, ना कि इस जो दोस्तों अंग है इसको मैंने ये नहीं बताया है कि ये तत्सम है, बल्कि अनुस्वार को बताया। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बातों में ध्यान दीजिए। अनुस्वार क्या है एक तत्सम, और विसर्ग क्या है एक दोस्तों ये तद्भव शब्द है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे बारी बारी से स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि स्वरों के दोस्तों प्रकार। स्वर के ऊपर दोस्तों अपनी चर्चा चल रही है। अब स्वरों में भी अपन स्वरों के प्रकार की चर्चा करेंगे, यानी कि स्वरों के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। क्रम से दोस्तों आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ऐसा आप विश्वास बना के रखिए। मैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा, भले ही वो दोस्तों क्वेश्चन आगे या पीछे हो सकता है। तो अपन दोस्तों चर्चा कर रहे हैं स्वरों के या दोस्तों स्वर के प्रकार। तो दोस्तों स्वर के प्रकार देखेंगे अपन, वो भी इस स्वरों के दोस्तों प्रकार तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार की बात करेंगे तो उसकी भी दोस्तों चर्चा करेंगे अपन। यानी कि दोस्तों पहली चर्चा करेंगे अपन मात्रा या समय के आधार पर। मात्रा या समय के आधार पर, यानी कि दोस्तों स्वरों के प्रकार में भी अपन किसको पहले पढ़ रहे हैं, मात्रा या समय के आधार पर स्वरों के प्रकारों को देख रहे हैं। तो दोस्तों इसमें इसके कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से दोस्तों तो मैं यहाँ लिखूँगा। पहला प्रकार हो जाएगा दोस्तों ह्रस्व स्वर। ह्रस्व दोस्तों शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ह्रस्व बोल दूँ, या दोस्तों मैं इसी को लघु बोल सकता हूँ, या दोस्तों इसी को छोटा बोल सकता हूँ, या इसी को दोस्तों एक मात्रक बोल सकता हूँ। दोस्तों एक मात्रक स्वर, यानी कि दोस्तों इसकी परिभाषा स्पष्ट रूप से यहीं से निकल के आ रही है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। या तो दोस्तों ऐसे समझ लें जिसमें बहुत ही कम समय लगता है बोलने के लिए, तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसको दोस्तों बहुत जल्दी से बोल देते हैं, ये कहते हैं जिसमें 1 मिनट का समय लगता है, यानी कि 1 मात्रा का समय लगता है। दोस्तों एक मात्रक लिखा है जिसमें 1 मात्रा का समय लगे दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है, ह्रस्व स्वर बोला जाता है। मैं दोस्तों कोई परिभाषा नहीं लिखूंगा जो इसी में छिपी हुई है, नहीं तो दोस्तों क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ये 2-2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करूंगा, तो दोस्तों आप मेरी बातों को अच्छे से सुनते हुए चलिए। तो एक मात्रक स्वर या ह्रस्व स्वर या दोस्तों लघु स्वर या इसी को छोटा स्वर बोलते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा यदि आपसे पूछ दी जाए तो क्या आप बता सकते हैं जिसमें 1 मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। तो ह्रस्व स्वर दोस्तों कितने होते हैं इसके बारे में भी अपन बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। यानी कि दोस्तों ह्रस्व स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 4। अब वो कौन कौन सी दोस्तों, तो आ हो जाएगा, ई हो जाएगा दोस्तों, ऊ, और दोस्तों ये मैंने ह्रस्व ऋषि वाला री लिखा है दोस्तों, ना कि दीर्घ वाला। तो आप इसको जाने दोस्तों कि ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार से। अब दोस्तों यदि मैं दूसरा रूप भी लिखना चाहूँ, दूसरा प्रकार ह्रस्व का दोस्तों दीर्घ, मैं दोस्तों एक दूसरा का विलोम भी लिखूँगा दीर्घ। और दोस्तों यदि मैं लघु का उल्टा लिखना चाहूँ तो दोस्तों क्या हो जाएगा, गुरु। छोटा का दोस्तों बड़ा, या इसी को बोल सकता हूँ द्विमात्रक। ये दोस्तों द्विमात्रक लिखा है, थोड़ा समझते हुए चलेंगे। द्विमात्रक स्वर। तो दोस्तों इसमें कितने होते हैं तो इसकी भी अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। तो इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है वो भी देख लेंगे, 7। वो कौन कौन सी दोस्तों, 11 स्वर होते हैं। तो दोस्तों 4 ये हो गए, तो कितने बचे, 7 बचे। आ हो गया दोस्तों, ई हो गया, ऊ हो गया, और दोस्तों ऋषि तो लिख गया है। और इसके बाद ए, क्योंकि इसमें दीर्घ ऋषि वाला होता नहीं है दोस्तों, दीर्घ ऋषि वाला तो संस्कृत में होता है। ए दोस्तों ओ हो जाएगा और आ हो जाएगा, और मैंने उनको तो बता दिया वो स्वर होते नहीं हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने देखे ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 7,
और ये भी देखिए दोस्तों कौन कौन से, अब मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इन स्वरों से, तो उन क्वेश्चनों को भी बहुत अच्छे से अपन को दोस्तों याद रखना है। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, ह्रस्व का विलोम। तो दोस्तों ह्रस्व का विलोम अपन को दीर्घ लगाना है, और लघु का विलोम दोस्तों गुरु लगाना है। मैंने क्रम से लिखा है दोस्तों, छोटा का विलोम बड़ा लगाना है, और एक मात्रक का विलोम दोस्तों द्विमात्रक लगाना है अपन को। ये सभी मैंने क्या लिखे हैं दोस्तों, इनके विलोम शब्द लिखे हैं, यानी कि विपरीत अर्थ। जब दोस्तों अपन विलोम शब्द पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बल्कि मैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एक ही शब्द में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कराने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि दोस्तों अपन हिंदी को जोड़ करके पढ़ेंगे तो दोस्तों ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने इसका विलोम भी आपको बता दिया, और ह्रस्व स्वरों की संख्या भी बता दी, और दोस्तों ह्रस्व स्वर भी बता दिए कौन कौन से हैं, और दीर्घ स्वर भी बता दिए, और दीर्घ स्वरों की संख्या भी बता दी। अब दोस्तों अब मैं क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लूँ कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसा पूछा जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट तरीके से देखेंगे, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा बल्कि दोस्तों मैं बताऊँगा आपको। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि दोस्तों स्वर कितने होते हैं टोटल हिंदी में। तो दोस्तों 11 स्वर लगाना है अपन को, और उसमें भी दोस्तों अगर वो पूछ ले स्वरों के प्रकार में से मात्रा या समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, तो दोस्तों 2 बता दिए मैंने, एक प्रकार और मैं दोस्तों अभी आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा समझ लेंगे। अब दोस्तों ह्रस्व स्वर को कितने होते हैं ये पूछ सकता है, ऑप्शन में 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से दे सकता है, तो अपन 4 लगाएंगे। और दीर्घ स्वर पूछ सकता है तो कितने, 7। और दोस्तों क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, उसको थोड़ा टिपिकल बनाना हो तो दोस्तों पूछेगा निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन दे देगा और उनको हटा देगा, जो नहीं उसको पूछना होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों इसका अपन अगला प्रकार पढ़ेंगे प्लुत स्वर, यानी कि दोस्तों प्लुत स्वर। तो दोस्तों इसके लिए कितना समय लगेगा दोस्तों, 3 मात्रा का समय लगता है इसको बोलने के लिए। प्लुत स्वरों की संख्या दोस्तों पूछी जा सकती है, तो 8 सिर्फ अपन को संख्या याद रखनी है कि इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है, 8, ना कि अपन को ये जानना है कि प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों मैं एक आध बता दूं आपको, जैसे दोस्तों ओम लिख दूं तो ये क्या है, प्लुत स्वर है, यानी कि इसी को कैसे लिखा जा सकता है दोस्तों, ओम ऐसे। तो इस ओम का मतलब दोस्तों ये हुआ इस ओ का, कि ओ को इतनी बार बोलो दोस्तों, यानी कि ओम ऐसे करके दोस्तों, तो ओ को इतनी बार बोलना है कि जितना 3 बार में ओ बोल जाए दोस्तों, 3 बार में ओ को बोलना है, तो उतने जल्दी से इस ओम को इतनी देर तक बोलना है दोस्तों जितनी बार में ओ को 3 बार तक बोलने में समय लगे। यानी कि दोस्तों ओ को यदि हम बोलें, अच्छे से सुने मेरी भाषा को, यदि ओ को हम बोलें दोस्तों 3 बार तक यदि बोलें ओ इस प्रकार से दोस्तों 3 बार बोलें, तो इतनी देर तक हमें ओम को बोलना है। यानी कि ओम जब तक ये 3 बार ना बोल जाए तब तक इस ओम को दोस्तों बोलना है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। अब दोस्तों अपन जानेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्णन। दोस्तों स्वरों के प्रकार में से दोस्तों अगला प्रकार अपन पढ़ रहे हैं, दूसरा प्रकार दोस्तों, यानी कि ओष्ठ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ओष्ठ या आकृति के आधार पर, ओष्ठ या आकृति के आधार पर ये दोस्तों कौन सा प्रकार है अपना, दूसरा प्रकार है। तो ओष्ठ या आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के, यानी कि कौन कौन दोस्तों, वृत्तमुखी, वृत्तामुखी जिसको बोलते हैं, और दोस्तों दूसरा प्रकार हो जाएगा आवृत्ताकार, आवृत्तामुखी, आवृत्तामुखी या आवृत्ताकार। तो दोस्तों इनकी दोस्तों क्या है कि इनकी परिभाषा इसी में छिपी हुई है। वृत्तामुखी का मतलब होता है दोस्तों जब हम किसी स्वर को बोलें तो हमारा मुंह किस प्रकार का हो जाए, वृत्त के आकार का हो जाए, यानी कि दोस्तों सर्किल के आकार का हो जाना चाहिए, तो उसको वृत्तामुखी बोलते हैं। यानी कि दोस्तों इसको गोल आकृति वाला भी बोल देते हैं, यानी कि गोल आकृति बन जानी चाहिए, तो वृत्तामुखी स्वर। और दूसरा दोस्तों अवृत्तामुखी स्वर, जिसमें गोल आकृति नहीं बनती है। जैसे दोस्तों अपन ने वो स्वर जो पढ़े हैं उसको बोल के देखें, तो दोस्तों जैसे अपन ऊ को बोलें ऊ,
और दोस्तों एक हो जाएगा ऊ, और दोस्तों ओ, और कौन सा हो जाएगा दोस्तों आओ। इसको दोस्तों बोल के देख लो आप, तो जो होंठ हैं दोस्तों वो गोल गोल आकृति के बन रहे होंगे। देखो ऊ ओ। तो दोस्तों प्रैक्टिकली रूप से भी आप इसको देख सकते हैं। तो वो वृत्ताकार स्वर होता है, वृत्तामुखी। और दोस्तों अवृत्तमुखी में तो जो बच गए हैं वो सभी आ जाएंगे, यानी कि जिसमें दोस्तों मुँह कैसा ना हो, वृत्त के आकार का ना हो। जैसे दोस्तों आ हो जाएगा, आ हो गया, ई हो जाएगा दोस्तों, ई, ऊ लग गया है। वैसे भी ए दोस्तों ऋषि वाला रह गया अपना। और दोस्तों इसको छोटा लिखना है ए। और दोस्तों ए 2 3 4 5 6 7 4 यहाँ हो गए। तो दोस्तों अपन ने ओष्ठ या आकृति के आधार पर भी स्वरों को देखा। जबकि दोस्तों जैसे ये दोस्तों आ लिख करके मैंने इसमें चंद्र बिंदु लगा दिया, तो ये दोस्तों हिंदी का स्वर नहीं है, इसको भी थोड़ा जान लें। तो ये दोस्तों किसका स्वर है, अंग्रेजी का। तो दोस्तों इसी को, यानी कि ये दोस्तों कहीं से आया हुआ है, तो इसको क्या बोला है अपने, आगत स्वर, या इसी को दोस्तों मेहमान स्वर भी बोल देते हैं। कौन सा, मेहमान स्वर। जब दोस्तों अपने घर में कोई विदेशी आता है तो उसको अपन मेहमान बोलते हैं, तो इसको विदेशी स्वर भी बोल सकते हैं, विदेशी स्वर। तो दोस्तों आंग, जैसे दोस्तों ये इंग्लिश में स्वर होता है, तो इसके लिए जिसका ऐसे उच्चारण होता है आ के ऊपर चंद्र बिंदु का, तो दोस्तों उसमें अपन ए का यूज नहीं करते बल्कि अपन एन का यूज करते हैं। यानी आर्टिकल में जैसे दोस्तों पढ़ा होगा तो एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों आवर बोला जाता है, तो उसी प्रकार से दोस्तों वो दोस्तों इंग्लिश की ग्रामर है, तो वो इंग्लिश में देखना है। यहाँ उसको सिर्फ इतना ही समझना है कि ये दोस्तों हिंदी वाला स्वर नहीं है। अब दोस्तों हम इसका अगला प्रकार पढ़ेंगे, कौन सा, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। तीसरा प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों। हम स्वरों का दोस्तों प्रकार पढ़ रहे हैं क्रम से दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन नहीं अपन से छूटेगा। तो अब अपन पढ़ेंगे तीसरा प्रकार, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण में जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को देख रहे हैं। तो ये दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। वो कौन कौन से दोस्तों, जिसको बोलते हैं अग्रस्वर, दूसरा दोस्तों मध्य स्वर, तीसरा दोस्तों पश्च स्वर बोल सकते हैं अपन। तो ये दोस्तों मैंने तीनों प्रकार यहाँ पे लिख दिए। यानी कि अब दोस्तों अपन जानेंगे इसमें अग्रस्वर कौन से हैं और मध्य स्वर कौन से हैं और दोस्तों पश्च स्वर कौन से हैं। तो दोस्तों इसी में दोस्तों परिभाषाएं छिपी हुई हैं। अग्रस्वर यानी कि जीव की क्रियाशीलता का मतलब दोस्तों क्या हुआ, यानी कि जीव के द्वारा स्वर इनको बोला जाएगा। तो आगे जीव के जो दोस्तों आगे वाले भाग से जो स्वर बोला जाएगा उसको अग्रस्वर बोलेंगे, और जीव के दोस्तों जो बीच से बोला जाएगा उसको मध्य स्वर के नाम से दोस्तों जानेंगे, और जो पीछे से भाग से बोला जाएगा उसको पश्च स्वर बोलेंगे। तो दोस्तों अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं मैं इसको लिखने का प्रयास करूँगा। जैसे दोस्तों ई हो गया, और ये वाला ई हो गया दोस्तों, और क्या हो जाएगा अपना ए हो गया, ए हो गया दोस्तों, ये इसी हो गया, मध्य में दोस्तों आ हो जाएगा, और पश्चिम में दोस्तों आ हो गया, वो हो गया, ये ऊ हो गया दोस्तों, ओ हो गया, और अ हो गया। शायद दोस्तों सभी स्वर क्या हो गए होंगे, आ गए होंगे इसमें, यानी कि दोस्तों 11 हो गए होंगे, 5 6 2 8 2 10 1 11। दोस्तों आप सोचते होंगे कि सर आप इतना सारा याद कैसे रख लेते हैं, तो मैं कुछ याद करने के भी दोस्तों आपको तरीके शेयर करूंगा कैसे याद करना है। तो दोस्तों मैंने लिखा है अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यदि दोस्तों अपन को मध्य का स्वर पता है तो दोस्तों यहाँ से देखिए मध्य स्वर किसको बोलते हैं अपन दोस्तों, आ को बोलते हैं, वो भी कौन सा आ होना चाहिए, छोटा वाला ना कि बड़ा वाला। और पश्च स्वर, ये दोस्तों पश्च स्वर कितने नंबर पे लिखा है मैंने, यहाँ देखिए 3 नंबर पे। तो 3 जैसी जितनी आकृतियाँ बन रही हैं वो सभी
पश्च स्वर हैं। देखो इसमें 3 जैसी आकृति इसमें भी है, इसमें और इसमें सभी में। और दोस्तों जो बचा है उसको अग्र स्वर लिख दिया है मैंने, तो आपको वैसे याद करके चलना है। और दोस्तों यदि मध्य का स्वर आपसे भूल जाए कि कौन सा है, छोटा है कि बड़ा है, तो मैं उसके लिए भी आपको थोड़ी सी हेल्प किए दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो अपने घर में छोटा व्यक्ति होता है, यानी कि दोस्तों जो छोटा बालक होता है, बालक समझ लें या शिशु समझ लें, जो भी समझना हो, या दोस्तों जो छोटी वस्तु होती है, जो बहुत ही प्यारी वस्तु होती है, तो उसको हम खोना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों उसको अपन छिपा करके कहाँ रखते हैं, बढ़िया बीच में रखते हैं ना दोस्तों, मध्य में, तो वो छोटा वाला स्वर मध्य स्वर हो जाएगा। और इस प्रकार से मैंने आपको तरीका बता दिया दोस्तों। कई तरीके हो सकते हैं याद करने के दोस्तों, आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको फॉलो कर सकते हैं, आप जैसे भी याद करना चाहें। अब दोस्तों हम अगले प्रकार की बात चर्चा करेंगे, यानी कि तालु के आधार पर। अब दोस्तों अगला प्रकार पढ़ेंगे हम, कौन सा, तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी कि दोस्तों तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों अपन किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, तालु के आधार पर। तो ये दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से दोस्तों, जैसे मैं लिख दूं, पहला समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर। दूसरा दोस्तों अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरा दोस्तों विवृत स्वर, विवृत स्वर। चौथा दोस्तों अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार से चारों स्वरों के नाम लिख दिए हैं। अब दोस्तों समृद्ध स्वर में कौन कौन से होते हैं, इसको भी जानने का अपन प्रयास करेंगे। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं आपको, समृद्ध स्वर में कौन कौन से ई हो जाएगा दोस्तों, छोटा वाला और बड़ा वाला, इसी प्रकार से वो हो जाएगा, और ये ऊ, और दोस्तों ये ऋषि वाला हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे अर्ध समृद्ध की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, ए और ओ। इसी प्रकार से दोस्तों यदि विवृत की बात करूं मैं तो कौन सा आ जाएगा, बड़ा वाला आ। अब दोस्तों यदि अर्ध विवृत की बात करें तो कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों, जो जो बच्चा होगा वो इन सभी को लिख देंगे। जैसे दोस्तों आ बच्चा है, और दोस्तों ए तो यहाँ हो गया, ए हो गया, तो ये इस प्रकार से 3, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10। तो दोस्तों एक कहीं छूट रहा है, वो कौन सा है देख लेंगे एक बार। आ, ओ दोस्तों ओ, ये स्वर छूट रहा है, तो ये इस प्रकार से अर्धविवृत। यदि दोस्तों आपसे ना समझ में आ रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ, समृद्ध का अर्थ होता है दोस्तों बंद, यानी कि दोस्तों जिसमें वृत्ताकार मोय ना बने। दोस्तों मोय बंद करके भी इसको बोल सकते हैं दोस्तों, आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। यानी कि ई दोस्तों इसमें मोय कैसा है, अपना बंद रहता है। और यदि अर्ध समृद्ध के लिए बात करें तो इसमें कैसा रहेगा दोस्तों, आधा बंद रहेगा, आधा बंद यानी कि आधा खुला रहेगा। और विवृत में दोस्तों इसको मोय खोल करके बोलना पड़ेगा। देखो दोस्तों आ ऐसे बोलेंगे तो दोस्तों मोय खुलता है, और अर्ध समृद्ध में देखें दोस्तों तो आधा मोय खुलेगा, ए ओ, इस प्रकार से दोस्तों पूरा नहीं खुलेगा, पूरा खुलेगा विवृत स्वर में, क्योंकि विवृत का अर्थ ही होता है दोस्तों खुला हुआ होना। तो इसका आ, तो दोस्तों इसको मोय को खोलना पड़ता है। इसी प्रकार अर्ध विवृत में दोस्तों क्या रहेगा, इसका आधा खुला हुआ, यानी कि आधा बंद और दोस्तों आधा खुला। देखो दोस्तों आ, ए, औ, इस प्रकार से। तो दोस्तों आपने तालु के आधार पर भी स्वरों को जाना। अब दोस्तों अब हम क्या जानेंगे, अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब दोस्तों ये तालु के आधार पर हो गया, जो भी नंबर होगा आप इसको नंबर दोस्तों डालते रहिए। अब मैं आपको दोस्तों पढ़ाऊँगा अगला स्वरों का प्रकार, और वो दोस्तों किसके आधार पर है, अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिक बोलें तो नाक के आधार पर दोस्तों, अनुनासिकता के आधार पर पढ़ रहे हैं दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों पहला कौन सा हो जाएगा, अनुस्वार, और दूसरा दोस्तों विसर्ग। इसके बारे में पिछले
चर्चा कर चुका हूँ दोस्तों। अनुस्वार कौन सा होता है, जैसे ये अंग हो गया और ये विसर्ग हो गया, और मैं इसको भी बता चुका हूँ कि ये दोस्तों क्या है, अपना तत्सम रूप है, और ये दोस्तों विसर्ग क्या है, तद्भव रूप है। सिर्फ इतना जानना है। तो दोस्तों इसके लिए यानी कि अनुस्वार विसर्ग, ये नहीं कि दोस्तों अनुस्वार का विलोम पूछ लिया जाए तो आप विसर्ग लगा दें। तो दोस्तों अपन को ऐसा एग्जाम में गलती नहीं करनी है, बल्कि तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम शब्द ही होता है और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव शब्द ही होगा दोस्तों। उसमें जो उपसर्ग होगा तो उसमें के में भी वही उपसर्ग होना चाहिए। तो इस प्रकार से विलोम शब्दों की भी चर्चा जहाँ अपन करेंगे तो उसको मैं बताऊंगा। जब बल्कि अनुस्वार का विलोम यदि पूछ दिया जाए दोस्तों तो विसर्ग नहीं लगाना है। जब इसकी चर्चा आएगी तो दोस्तों हम उसके बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे। अब दोस्तों अगला प्रकार पढ़ेंगे हम, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अनुनासिकता के आधार पर हो गया दोस्तों। अब हम किसके आधार पर पढ़ेंगे दोस्तों, जाति के आधार पर। यानी कि अगला प्रकार क्या रहेगा दोस्तों, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं दोस्तों। जल्दी से जल्दी मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, स्पीड से थोड़ा क्लास को समझते हुए चलेंगे दोस्तों। जाति के आधार पर स्वर और कितने प्रकार के दोस्तों, 2 प्रकार के, एक सजातीय स्वर और दूसरा दोस्तों विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, यदि हम सजातीय स्वरों की बात करें तो दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आ का सजाती दोस्तों आ, इस प्रकार से ई का ई, ऊ का ऊ, इस प्रकार से दोस्तों। यदि विजातीय की बात करें तो दोस्तों जैसे आ का ई हो गया और दोस्तों ऊ का ए हो गया, इस प्रकार से विजातीय दोस्तों। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, यानी कि दोस्तों इसके लिए ये किसके स्वर हो गए दोस्तों, दीर्घ संधि के स्वर हो गए। यानी कि दोस्तों मैं इसके लिए क्या बोल सकता हूँ, दीर्घ संधि के स्वर। कौन से स्वर होते हैं दोस्तों, सजातीय स्वर होते हैं, और दीर्घ संधि के अलावा दोस्तों जो भी संधि है वो सभी किसके स्वर होते हैं, विजातीय स्वर होते हैं। इसमें दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन भी बनता है। वो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उसके बारे में भी चर्चा कर लें। उसमें क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से सजातीय स्वर नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन को मालूम होना चाहिए कि आ और आ ये सजातीय स्वर हैं और ये दोस्तों सजातीय स्वर नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन को ध्यान में रख करके चलना है दोस्तों। इस प्रकार से वो ऑप्शन में दे देता है कहीं आ के साथ में दोस्तों। तो इस प्रकार से यानी कि दीर्घ संधि में आ और आ मिलेगा तो दोस्तों आ का निर्माण होगा, ई और ई मिलेगा तो ई का, दीर्घ ई का, ऊ और ऊ का। इस प्रकार से दोस्तों सजातीय स्वर जब दोस्तों अपन संधि पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों अपना स्वरों का जो टॉपिक था वो यहीं से ख़त्म होता है। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे व्यंजन स्वर के बाद, क्योंकि हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्ण में हमने उसको 2 भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। तो दोस्तों अब अपना टॉपिक रहेगा व्यंजन का। दोस्तों क्लासें थोड़ी लंबी लंबी हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार। पहले दोस्तों व्यंजन की भी मैंने परिभाषा बता दी है। अब दोस्तों व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे अपन। तो दोस्तों पहले प्रकार में अपन पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पहला प्रकार स्पर्श व्यंजन। दोस्तों आप मेरे शब्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे लिखा है स्पर्श व्यंजन, ना कि दोस्तों लिखा है स्पर्शी। स्पर्शी दोस्तों अलग है और स्पर्श अलग है। जहाँ स्पर्शी की चर्चा होगी मैं दोस्तों उसके बारे में भी आपको चर्चा करूँगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है, अपना स्पर्श है दोस्तों। इसमें थोड़ा इनके कम हो गई है, शायद आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, तो दोस्तों आपको एडजस्ट कर लेना है। अभी के लिए इनके पता नहीं कहाँ रखी होगी। तो स्पर्श व्यंजनों की चर्चा कर रहे हैं तो कितने होते हैं दोस्तों, इसको प्रैक्टिकली रूप में अपन देखते ही हुए चलेंगे। जैसे दोस्तों का वर्ग। का वर्ग में दोस्तों जैसे मैं कोई वर्ग लिखूंगा तो उसी के 5 वर्ण आ जाएंगे दोस्तों। जैसे का वर्ग के लिए का, खा, गा, घ, गंगा, इस प्रकार से दोस्तों अब मैं लिखूंगा खा वर्ग। खा में कौन कौन आ जाएगा, वो का के बाद दोस्तों क्या लिख दूँ मैं, चा वर्ग। चा के बाद दोस्तों चा, छा, जा, झ,
या इस प्रकार से अगला हो जाएगा अपना कौन सा वर्ग, टा वर्ग, टा के टा, ठ, ड, ढ, ड़ा, अड़ा हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद ता वर्ग, मैं दोस्तों इसको अंगा बोलता हूँ, इसको या बोलता हूँ, इसको अड़ा बोलता हूँ। आप जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, इनको ना भी बोल सकते हैं जो दोस्तों, अड़ा भी बोल सकते हैं। ता वर्ग में ता, और दोस्तों था, ता था, और दोस्तों दा, धा, और ना, 5 वर्ण आएंगे दोस्तों। ता के बाद दोस्तों पा वर्ग, पा में पा, फा, बा, भा, और दोस्तों माँ। तो इस प्रकार से यदि हम इनकी संख्या दोस्तों देखें तो कितनी हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी। 5, 5, 10, 15, 20, 25। इस प्रकार से का वर्ग को ही अपन दोस्तों कु वर्ग भी बोलते हैं, इसको चू वर्ग, ये दोस्तों संस्कृत में बोला जाता है इसको टू वर्ग, इसको दोस्तों तू वर्ग, और इसको पु वर्ग, इस प्रकार से बोला जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी सिर्फ स्पर्श व्यंजन लिखे हैं, और दोस्तों कौन कौन से होते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों क्या छूट रहा है, या, रा, ला, शायद दोस्तों आपको यहाँ दिखाई ना दे रहा होगा तो यहाँ लिख रहा हूँ, या, रा, ला, वा, और दोस्तों सा, और दोस्तों सा, और हा। तो मैंने इनको दोस्तों अलग क्यों लिखा है, क्योंकि इनको अलग नामों से जाना जाता है। या अलावा को दोस्तों अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। कौन से? अंतस्थ व्यंजन, या अंतस्थ वर्ण बोल दूं, और इसको दोस्तों ऊष्म व्यंजन बोला जाता है, ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों ये कितने होते हैं? 4, और ये भी दोस्तों 4। इस प्रकार से टोटल व्यंजनों की बात करें तो कितने हो गए दोस्तों? 25, 4, 29, 4, 33, तो 33। तो व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 33। इस प्रकार से दोस्तों हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली तो व्यंजनों की संख्या पूछ लेगा कि कितनी होती है, तो दोस्तों अपन को व्यंजनों की संख्या कितनी लगाने हैं? 33। इस प्रकार से का वर्ग पूछ सकता है कि का वर्ग का कौन सा वर्ण नहीं है, तो ये 5 दे देगा, 5 में से कोई 3 दे देगा, और एक आध दोस्तों यहाँ से उठा के दे देगा, तो इसको अपन को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अंतस्थ व्यंजन भी पूछ सकता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, और ये दोस्तों ऊष्म व्यंजन भी पूछ सकता है। ऊष्म व्यंजन इसको दोस्तों क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें से ऊष्मा निकलती है, और इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों बोला जाता है, इसके दोस्तों हम उच्चारण स्थान की भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे थोड़ा दोस्तों। और देख लें, यदि या और वा को, मैं दोस्तों इन दोनों की बात कर रहा हूँ, या और वा को, तो इसको दोस्तों अर्ध स्वर भी बोला जाता है। ये दोस्तों आधे स्वरों की श्रेणी में भी आते हैं। यदि रा की बात करूं तो दोस्तों इसको प्रकम्पित बोला जाता है, प्रकम्पित, या दोस्तों लोठित वर्ण भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें रा को बोलने में जीभ अपनी क्या करती है दोस्तों? कंपन करती है। चाहे बोल के देखें, रा इस प्रकार से कंपन करती है। और लोठित क्यों बोला जाता है? क्योंकि जीभ इसमें लुढ़कती है, जैसे रा इस प्रकार से बोल करके देखें दोस्तों। और ला को क्या बोला जाता है? पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन, इस प्रकार से। और दोस्तों साथ तो मैंने आपको बता ही दिया। अब दोस्तों हम अगला प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों, कौन सा? अब घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब दोस्तों अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? घोष या कंपन के आधार पर, यानी कि घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो दोस्तों इसमें कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहला हो जाएगा दोस्तों अघोष वर्ण, अघोष व्यंजन, या अघोष वर्ण बोल दूं दोस्तों, एक ही बात है। दूसरा सघोष, संघोष, या इसी को घोष बोलते हैं दोस्तों।
घोष वर्ण। अब दोस्तों इसको जानेंगे अघोष और सघोष वर्ण क्या होता है दोस्तों। इसमें शायद दोस्तों आपको दिखाई ना दे रहा होगा, तो थोड़ी सी मैं इसमें इंक डाल लूँ दोस्तों, तो थोड़ा आपको भी दिखेगा और दोस्तों अपन समझते हुए क्लास को आगे चलेंगे। तो इसमें मैंने लिखा है दोस्तों अघोष वर्ण और सघोष वर्ण के ऊपर अपन दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों अघोष वर्ण क्या होगा, वर्ग का दोस्तों पहला और दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएगा। और सघोष में दोस्तों क्या हो जाएगा, मैं दोस्तों इंक डाल रहा हूँ, सघोष में क्या हो जाएगा, वर्ग का दोस्तों तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण, ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, सघोष में आ जाएंगे। और सभी स्वर भी कौन सी श्रेणी में आएंगे दोस्तों, सघोष की श्रेणी में आएंगे। और इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आ जाएंगे और दोस्तों हा भी आ जाएगा। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, घोष में दोस्तों वर्ग का, यानी कि दोस्तों वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि दोस्तों मैंने वर्ग लिखे थे अभी, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इस प्रकार से लिखे थे। तो उसके शुरुआत के दो, यानी कि वर्ग का पहला दूसरा, जैसे दोस्तों का, खा और चा का दो हो जाएंगे, चा, छा। इसी प्रकार टा के टा और ठा, इसी प्रकार दोस्तों त, थ, प, फ, इस प्रकार से वर्ग का पहला दूसरा। और दोस्तों तीनों सा आ जाएंगे इसमें, ये वाला सा और ये सा और ये सा। तो इस प्रकार से यदि इनकी संख्या दोस्तों पूछ लिया जाए तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में पहला और दूसरा दोस्तों कितने हो गए, 10, 3 ये हो गए, तो कितनी हो जाएगी इनकी संख्या दोस्तों, 13 हो जाएगी। और सघोष में पूछ लिया जाए तो वर्ग का कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, तीसरा, चौथा और पांचवा। और इसमें दोस्तों क्या हो जाएंगे, सभी स्वर हो जाएंगे। और दोस्तों इसमें अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, या, रा, ला, वा। और दोस्तों इसमें ऊष्म व्यंजन एक हा भी आ जाता है। सघोष और अघोष किसको कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यानी कि इसमें दोस्तों इसका अर्थ ही है सघोष, जिसमें ध्वनि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो। यानी कि इसमें दोस्तों घोष करना पड़ता है, जोर से बोल, वो दोस्तों ध्वनि उत्पन्न होती है, उसमें निकलती है। जैसे तीसरे चौथे पाँचवें वर्ण को बोल के देखें वर्ग के, और दोस्तों सभी स्वरों को या, रा, ला, वा, हा, इस प्रकार से इसमें भी दोस्तों, इसमें अघोष में ज़्यादा दोस्तों क्या होता है कि उसमें भी निकलती है। तो वर्ग का ये पहला दूसरा, तो इनकी यदि संख्या पूछ ली जाए तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, इसको काउंट करें तो ये 15 तो दोस्तों यहाँ से हो जाएंगे और 11 यहाँ से, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 45, 46, कितने हो गए दोस्तों, वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा बोला है, यानी कि 3 3, तो 5 3 15, 16 17 18 19 20 और दोस्तों 11 स्वर होते हैं, तो कितने हो जाएंगे ये 31 इनकी संख्या। दोस्तों यहाँ से भी याद रख सकते हैं इसको, दोस्तों याद रखने का तरीका भी, अघोष, अघोष में आ रहा है तो आ दोस्तों, इसको आ लिखने के लिए 3 जैसी आकृति बनाते हैं, उससे पहले 1 लिख देते हैं तो दोस्तों 13 हो जाता है। और यहाँ पे घोष के लिए 31, इसका यदि 3 को पहले लिख दें और 1 को बाद में लिख दें तो दोस्तों अपन इसको ऐसे भी आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन ने स्पर्श व्यंजन जाने, ऊष्म व्यंजन जाने और दोस्तों अंतस्थ व्यंजनों के बारे में भी हमने चर्चा की। अब दोस्तों अगला प्रकार पढ़ेंगे हम दोस्तों प्राणवायु के आधार पर। यानी कि दोस्तों व्यंजनों का हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण में भी अगला प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं प्राणवायु के आधार पर। यानी कि दोस्तों प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो दोस्तों ये भी 2 प्रकार के, कौन कौन, अल्प प्राण और दूसरा दोस्तों महाप्राण। अल्प प्राण पहला और महाप्राण दूसरा। तो अल्प प्राण में दोस्तों कौन कौन से आ जाएंगे, यानी कि वर्ग का दोस्तों कौन कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा। और दोस्तों इसमें क्या आ जाएंगे, सभी अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। और इसमें सभी अंतस्थ व्यंजन दोस्तों जो मैंने लिखा था अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, और दोस्तों सभी
इसमें स्वर आ जाएंगे। और महाप्राण में दोस्तों कौन कौन से आ जाएंगे? वर्ग का दूसरा, चौथा और दोस्तों ऊष्म व्यंजन यानी कि सभी सा ऊष्म व्यंजन। और दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा? इस प्रकार से ये प्राणवायु के आधार पर भी मैंने व्यंजनों का वर्गीकरण बताने का दोस्तों प्रयास किया। आज दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मैंने समझाने पर जोर नहीं दिया दोस्तों, मैंने समझाने की भी कोशिश की और लिखने की भी कोशिश, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास थोड़ा लंबी क्लास है, क्योंकि एक ही क्लास में मुझे बहुत सारा मटेरियल समेटना है कि दोस्तों आपसे कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसको हम याद कैसे रख सकते हैं उसके लिए देख लें दोस्तों। मैं इसके लिए भी कुछ आपको ट्रिक बताए दे रहा हूँ। महाप्राण, अल्पप्राण। तो दोस्तों अगर अपन महाप्राण को याद रख लेंगे तो अल्पप्राण तो अपने आप से याद हो जाएगा। तो महाप्राण के लिए दोस्तों इसमें देखिए क्या आ रहा है? हा दोस्तों किससे बनता है? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में एच से। तो दोस्तों जिसमें एच का उच्चारण हो जाए वो महाप्राण की श्रेणी में आ जाएगा, और जिसमें एच का उच्चारण ना हो वो अल्पप्राण की श्रेणी में आ जाएगा। दोस्तों कौन सा? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ग का दूसरा, तो वर्ग का दूसरा किसी भी वर्ग का ले लें। यदि का वर्ग लूँ तो का वर्ग का दूसरा वर्ण, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण का वर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों? खा। तो खा किससे बनता है? के एच से। तो दोस्तों इसमें एच आया। अब यदि दोस्तों पा वर्ग को देखना चाहें तो पा वर्ग में से उसका दूसरा देख लें या चौथा, पा, फै, बै, भै, इस प्रकार से क्या आ जाएगा दोस्तों? भै। ये तो बी एच से। तो दोस्तों इसमें भी एच आया। और उसमें व्यंजन तो दोस्तों वैसे भी एस एच से ज़्यादातर बनते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अगला प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये दोस्तों क्लास ज़्यादा से ज़्यादा याद करने वाली भी है, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के उच्चारण स्थान के आधार पर होते हैं। पहला दोस्तों यदि मैं आपको बात कर लूँ कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों 8 प्रकार से इसका वर्गीकरण करते हैं। यदि पहले प्रकार की चर्चा कर लें दोस्तों तो क्या आ जाएगा अपना? स्पर्शी व्यंजन, यानी कि दोस्तों क्या आ जाएगा? स्पर्शी। मैंने दोस्तों पीछे भी चर्चा की थी और बताया था कि वहाँ पे स्पर्श व्यंजन लिखा था, ना कि दोस्तों मैंने स्पर्शी। मैंने बताया था स्पर्श अलग है और स्पर्शी अलग है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा अच्छे से जानते हुए चलेंगे। यदि स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो कितनी दोस्तों? 25। और दोस्तों यदि स्पर्शी पूछा जाए तो कितना लगाना है अपन को दोस्तों? 16। तो क्योंकि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 16। अब वो कौन कौन सी होती है दोस्तों? जैसे का वर्ग हुआ और चा वर्ग छूट जाता है इसमें, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, यानी कि प्रथम 4 वर्ण, का के 4, टा के 4, ता के 4, पै के 4, इस प्रकार से दोस्तों कितनी हो गई? 16 हो जाएगी। और अगला दोस्तों हम जानेंगे कौन से? संघर्षी व्यंजन। कौन सा दोस्तों? संघर्षी व्यंजन। तो दोस्तों संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? सा और है दोस्तों, यानी कि सभी ऊष्म व्यंजन क्या कहलाएंगे अपने? संघर्षी व्यंजन। अगर दोस्तों यदि मैं स्पर्श संघर्षी की बात कर लूँ, अगला प्रकार स्पर्श, क्योंकि दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं ये? 8 प्रकार के। तो ये स्पर्श संघर्षी की बात कर लूँ तो स्पर्श संघर्षी दोस्तों कितने होते हैं अपने? 4 होते हैं। अब वो 4 कौन कौन से? चा वर्ग, जो चा वर्ग छूट गया था दोस्तों यहाँ पे, तो चा वर्ग यहाँ आता है। चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, यानी कि च, छ, जय, झय, इस प्रकार से दोस्तों मैंने बताया स्पर्श संघर्षी। अगला दोस्तों
नासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? नासिक वर्ण यानी नासिक व्यंजन। तो दोस्तों वर्ग के अंतिम 5 वर्ण जो होते हैं वर्ग के, क्या लिख दूँ मैं दोस्तों? वर्ग के अंतिम 5 वर्ण। तो दोस्तों वर्ग में का वर्ग में देखा उसका अंतिम 5वां वर्ण क्या होता है दोस्तों? यानी कि क ख ग घ ग। तो दोस्तों ये, और दोस्तों अगला कौन सा हो जाएगा इसका? वर्ग के अंतिम वर्ग का वर्ग हो गया दोस्तों चा वर्ग। चा के बाद चा में क्या होता है दोस्तों? या, फिर इसके बाद टा में णा, और ता वर्ग में ना, पा वर्ग में मा, अंतिम 5 वर्ण। तो दोस्तों कितने हो गए? इस प्रकार से कितनी होती है इनकी संख्या दोस्तों? शायद 5 होती है। तो कितनी होती है इसकी दोस्तों? 5, क्योंकि देखा हमने 1 2 3 4 5 अंतिम 5 वर्ण। और दोस्तों अगला क्या लिख सकता हूँ मैं? संघर्षहीन व्यंजन, यानी कि दोस्तों संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन, तो दोस्तों संघर्षहीन व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको बोलने के लिए हमें ज़्यादा संघर्ष की दोस्तों आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि कम से कम बहुत ही जल्दी ये बोल देते हैं, यानी कि इसलिए दोस्तों इनको संघर्षहीन बोला जाता है। तो संघर्षहीन व्यंजन कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? या और वाह। और मैं दोस्तों इसको पिछली क्लास में बता भी चुका हूँ कि ये कौन से। पिछली क्लास में क्या दोस्तों? अभी पीछे ही बताया था जस्ट। अर्धस्वर भी बोलते हैं दोस्तों इनको। और दोस्तों अगला प्रकार शायद आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो दोस्तों मैं आगे लिखने का प्रयास करूँगा दोस्तों। अब हम पढ़ रहे हैं उच्चारणता के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उसमें भी दोस्तों हमने कितने प्रकार देखे हैं? 5 प्रकार देखे हैं। तो दोस्तों अगले 3 प्रकार की और हम चर्चा करेंगे। जैसे छठा प्रकार दोस्तों क्या बोलते हैं इसको? प्रकम्पित। प्रकम्पित बोल दें या दोस्तों लोठित बोल दें। लोठित वर्ण तो कौन सा हो जाएगा? इसमें कितने होते हैं दोस्तों? 1 होता है। जैसे रा को मैं बता चुका हूँ दोस्तों पीछे अभी कि इसको प्रकम्पित क्यों बोला जाता है और लोठित क्यों बोला जाता है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। और साथ में अपन पढ़ेंगे, इसको देखेंगे पार्श्विक व्यंजन। कौन सा दोस्तों? पार्श्विक व्यंजन। इसके बारे में भी दोस्तों पीछे अभी चर्चा की थी, तो ये दोस्तों लय हो जाएगा। और 8वां प्रकार दोस्तों हम पढ़ेंगे ताड़नजात। ताड़नजात या इसी को दोस्तों उत्क्षिप्त बोलते हैं। उत्क्षिप्त या इसी को दोस्तों अपन द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। द्विगुण व्यंजन या दोस्तों इसी को फेंका हुआ के नाम से जाना जाता है। फेंका हुआ व्यंजन। तो दोस्तों ये भी कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? जैसे अढ़ और अढ़ दोस्तों इस प्रकार से। ये दोस्तों इसको अढ़ बोला जाता है, इसको अढ़ बोला जाता है। इनको बोलने में ऐसा लगता है जैसे जीभ इनको फेंकती हो बाहर, इसलिए इसको फेंका हुआ व्यंजन भी बोलते हैं। जैसे दोस्तों बोल के देखिए अढ़ है, अढ़ है, इस प्रकार से जैसे जीभ इन वर्णों को फेंक रही हो। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने व्यंजनों का भी वर्गीकरण करने का प्रयास किया। दोस्तों ये जो जिस चिन्ह है उसी को उसी रूप में अपन देखेंगे। अब दोस्तों इसका हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे, यानी कि अब दोस्तों हम इनके उच्चारण स्थान देखेंगे कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। तो उसकी भी चर्चा कर लें दोस्तों अपन। यानी कि दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। दोस्तों अपन उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों नंबर भी डाल दूँ या ना डालूँ तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं वर्ण लिखूँगा। यहाँ पे क्या लिखूँगा दोस्तों? वर्ण। वर्ण में तो दोस्तों हमने जाना है कि स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, क्योंकि वर्ण स्वरों और व्यंजनों से तो दोस्तों क्या बनता है? मिलकर के बनता है। तो इसके में मैं स्वर भी लिखूँगा और दोस्तों व्यंजन भी लिखूँगा, क्योंकि वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। और एक साइड में मैं दोस्तों टेबल बनाऊँगा उच्चारण
स्थान, यानी कि ये दोस्तों कहाँ से बोला जाता है, फिर इसका नाम क्या है दोस्तों। इस प्रकार से हम टेबल बनाते हुए पढ़ लेंगे आसानी से, तो याद हो जाएगा दोस्तों। जैसे वर्ण में दोस्तों मैं क्या लिख दूँ, जैसे आ लिख दूँ स्वर, और आ लिख दूँ, और का वर्ग लिख दूँ, और हा लिख दूँ। तो वो इसको दोस्तों हा को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो ये दोस्तों कहाँ से बोले जाएंगे दोस्तों, मैंने आ को लिखा और बड़े वाले आ को लिखा है और का वर्ग को लिखा है। और दोस्तों इसी में मैं यदि विसर्ग को भी शामिल कर दूं, विसर्ग, तो दोस्तों इसको कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से। तो इसको बोलने का नाम क्या है दोस्तों, कंठ। तो ये कहाँ से बोला जाता है दोस्तों, कंठ से बोला जाता है। यहाँ से कंठ से, जैसे आ, का, इस प्रकार से ख, गा, घ, घ, इस प्रकार से दोस्तों ये कंठ से हो जाएगा। और यदि अगला लिखना चाहूँ मैं दोस्तों तो ई हो जाएगा, ये वाला ई हो जाएगा। और दोस्तों इसमें च वर्ग आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा, या भी आ जाएगा दोस्तों, और सा आ जाएगा। ये वाला दोस्तों मैंने सा लिखा है, देख लेंगे अच्छे से। तो इस कहाँ से बोला जाता है दोस्तों, तालु से। तो इसको बोलने का स्थान क्या है, तालव्य है। इसी प्रकार दोस्तों ऊ लिख दूँ, ऊ लिख दूँ, पा वर्ग लिख दूँ दोस्तों, और दोस्तों क्या लिख दूँ, ओ लिख दूँ। और दोस्तों क्या लिख सकते हैं अपन, ये दोस्तों पा वर्ग हो गया। ये दोस्तों ये वाला स्वर छूट रहा है अपना, क्रम से दोस्तों देखते चलेंगे। थोड़ा दोस्तों क्रम उल्टा हो जाता है दोस्तों, माइंड से बातें निकल जाती हैं। जैसे री, टा वर्ग, और दोस्तों टाठा, डा, इस प्रकार से दोस्तों। और अपना र आ जाएगा और से आ जाएगा। इस प्रकार से ये कहाँ से बोला जाएगा दोस्तों, मूर्धा से। तो इसको दोस्तों ये कहाँ से, मूर्धन्य, इसका नाम क्या देंगे अपन, मूर्धन्य। तो ये मूर्धन्य से बोला जाएगा। और अगला दोस्तों क्या हो जाएगा अपना, ये दोस्तों ऋतु, ली हो जाएगा दोस्तों, ली। वैसे ये स्वर संस्कृत का होता है, इसमें स्वर नहीं होता है। ता वर्ग हो जाएगा, ला हो जाएगा, और दोस्तों ये वाला सा हो जाएगा, और ना तो हो ही गया ता वर्ग के साथ। तो ये दोस्तों कहाँ से बोला जाएगा, दंत से। तो इसको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, दंत, इसको नाम देते हैं। और दोस्तों अगला मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, जैसे ऊ, और दोस्तों पा वर्ग। तो दोस्तों ये कहाँ से बोले जाएंगे, तो दोस्तों ओष्ठ से, यानी कि दोस्तों इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, ओष्ठ। अब दोस्तों कौन सा छूट रहा है तो उसको भी अपन लिख लेंगे, जैसे ए और ए। तो ये दोस्तों कहाँ से बोला जाएगा, यदि हम इसको तोड़ करके लिखना चाहें तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं। ये जैसे दोस्तों आ और ई मिल करके दोस्तों किसका निर्माण करते हैं, ए का। तो आ दोस्तों कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। तो कंठ हो जाएगा। और ई, इसमें ई भी है दोस्तों, तो ई कहाँ से बोला जाता है, तालु से। तो कंठ प्लस तालु, तो इसको क्या नाम दे सकते हैं, कंठ तालु, यानी कि कंठ तालु से बोला जाता है ये दोस्तों। और यदि अगला लिखना चाहें दोस्तों हम, तो क्या लिख दें, ओ। शायद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो दोस्तों आपने इसको देखा। अब मैं दोस्तों इसको थोड़ा ऊपर लिखूँगा, तो आप लिखते हुए चलेंगे मेरे साथ दोस्तों। मैं सभी के उच्चारण स्थान बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आपको, कि कोई भी उच्चारण स्थान आपसे छूटे नहीं एग्ज़ाम में, कोई भी। क्योंकि दोस्तों हमसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन किसी भी प्रकार का। दोस्तों पढ़ाने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों की दोस्तों प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों अगला मैं बता रहा था दोस्तों ओ, और दोस्तों ओके। तो दोस्तों ये कहाँ से बोला जाता है, यदि हम इसको भी देखना चाहें तो दोस्तों कहाँ से बोला जाएगा, और इसको तोड़ें तो देखो दोस्तों आ प्लस ऊ, ये दोस्तों कंठ से था, और ये
ओष्ठ से था, तो दोस्तों कहाँ से बोला जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कंठोष्ठ से, कंठोष्ठ भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको। और दोस्तों इसके बाद ओ और ओ के बाद दोस्तों वाह का उच्चारण स्थान दोस्तों बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये दोस्तों कहाँ से, वकारष्ठ, यानी कि दोस्तों कंठोष्ठ हो गया। तो ये दोस्तों कहाँ से बोला जाएगा, दंतोष्ठ से, दंतोष्ठ से, यानी कि दोस्तों दांत और ओष्ठ से, दंत का मतलब दांत होता है, जैसे बोल के देखो वा को, तो दांत वा दांतों की सहायता और दोस्तों ओंठों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये दंतोष्ठ, इसको क्या बोलेंगे, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, यानी कि दोस्तों दंतोष्ठ हो जाएगा ये। और अगला दोस्तों वा के बाद दोस्तों क्या बचा अपना, हा वर्ण बचा, हा वर्ण। तो हा दोस्तों इसको अली जिह्वा भी बोलते हैं, अली जिह्वा। और जब दोस्तों अली जिह्वा ऑप्शन में ना हो तो इसको अपन क्या लगा देते हैं दोस्तों, कंठ भी लगा देते हैं, इसको कंठ से भी बोला जाता है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अली जिह्वा को, इसको दोस्तों यहाँ लिखना था अली जिह्वा। तो दोस्तों इसको स्वरयंत्र बोला जाता है, स्वरयंत्र, नाम उच्चारण स्थान स्वरयंत्र से। तो ये दोस्तों कहाँ से बोला जाएगा, अली जिह्वा से, अली जिह्वा। ये हा लिखा है दोस्तों, या अली जिह्वा ना हो तो कंठ होगा ऑप्शन में। इसके बाद दोस्तों हा के बाद कौन सा बचा, ये अनुस्वार बचा। अंग दोस्तों कहाँ से बोला जाएगा, अनुनासिक से। देखो दोस्तों इसको बोलने के लिए हमें नाक से आवाज़ निकालनी पड़ती है, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, नासिक बोलेंगे, नासिक वर्ण है ये। तो दोस्तों इसको नासिका लिख लें तो और अच्छा रहेगा, यानी कि नासिका। तो दोस्तों हमने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को और स्वरों को बांटने का दोस्तों प्रयास किया। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को लोगों में दोस्तों भेजिए और उसको इंटरेस्टेड तरीके से दोस्तों पढ़िए। मुझे लगता है कि आप थोड़ा दोस्तों बोरिंग हो रहे होंगे। तो दोस्तों यदि बड़ी क्लास है दोस्तों तो एक ही क्लास में अधिक से अधिक दोस्तों हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमें हिंदी को भी ख़त्म करना है। और दोस्तों अब हम जानेंगे संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हम जानेंगे संयुक्त अक्षर। मैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, कि कम समय में अधिक जानकारी उपलब्ध करा सकूँ। नहीं दोस्तों इसी टॉपिक को पढ़ाने में कम से कम 8 से 10 घंटे लगते हैं दोस्तों, 8 से 10 दिन। तो अब दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, संयुक्त व्यंजन। मैं दोस्तों किसको बता रहा हूँ, अब संयुक्त व्यंजनों के ऊपर दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं, या इसी को बोल सकते हैं अपन संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, अक्षर का संधि विच्छेद करेंगे तो अच्छात्तर हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त अक्षर। तो दोस्तों ये संख्या में कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, छा, त्र, ज्ञ और दोस्तों श्र। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि संयुक्त अक्षर कितने होते हैं। तो अपन कितने लगाएंगे दोस्तों, 4 लगाना है, ना कि दोस्तों 5 न 6, इस प्रकार से नहीं लगाने हैं। तो कितने लगाने हैं, 4 लगाना है। और दोस्तों इससे और क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जा सकता है, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अक्षर नहीं है। तो 3 तो दे देगा ये दोस्तों, 4 में से कोई भी एक गायब कर देगा, उसकी जगह पे दोस्तों वो स्पर्श व्यंजन लिख सकता है, स्पर्शी व्यंजन लिख सकता है, ऊष्म व्यंजन लिख सकता है, अंतस्थ व्यंजन लिख सकता है दोस्तों, कुछ भी लिख सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी ध्यान देना है। और अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से संयुक्त अक्षर कौन सा नहीं है। और दोस्तों ऐसा क्वेश्चन रियली पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभार, लेकिन जो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में रहता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि संयुक्त अक्षर ये पूछा जाता है, छा जो है ये छतरी वाला, ये किससे मिलकर बनता है दोस्तों, तो का से और प्लस
सा से प्लस आ से कभी दोस्तों ये रूप दे सकता है। इसमें दोस्तों अपन को हलंत देखना है, इसमें लास्ट में आ के साथ हलंत नहीं लगानी है, क्योंकि ये तो दोस्तों क्या है स्वर रहे वो है दोस्तों, इसमें तो मात्रा होती नहीं है। और कभी इसका ये रूप भी दे सकता है, इसमें हलंत लगा देगा दोस्तों और इसमें पूरा लिख देगा। तो अपन को दोस्तों ये रूप भी याद रखना है, यानी कि 2 में हलंत है तो तीसरे में नहीं होगी, और इसमें पहले में है तो दूसरे में नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इन सभी वर्णों को तोड़ करके मैं लिख रहा हूँ। का और शा को मिलाएंगे तो छा बनेगा। जिस प्रकार से दोस्तों अपन अगर दोस्तों मोबाइल से ही पैटर्न खोलते हैं यानी कीबोर्ड, उसमें दोस्तों हिंदी टाइप करते हैं, यदि अपन को छा वर्ण नहीं मिलता है छा, तो दोस्तों एक बार आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। यदि इस का को मिलाएंगे और शा को मिलाएंगे आधे को और शा को मिलाएंगे तो दोस्तों छा बन जाएगा। और यदि ऐसा नहीं करना है तो इस का को मिलाना, इस शा को मिलाना, तो देखना दोस्तों तो भी छा का निर्माण हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे त्रा किससे मिलके बनता है। इसी प्रकार आ ता और आधा रा और आ मिलाएंगे तो दोस्तों, या फिर इस ता को इस रा के साथ मिलाएंगे, इसमें हलंत इसमें दोस्तों नहीं। इसी प्रकार जा के साथ ये जा प्लस या प्लस आ, इसको मिलाएंगे तो दोस्तों ये जा और दोस्तों यहाँ से मिलके ये क्या बनता है। सरा को मिलाएंगे तो दोस्तों ये शा, ये रा प्लस आ, यानी कि शा आधा, और दोस्तों इसमें इस रा को मिलाएंगे तो संयुक्त अक्षर बन जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने संयुक्त अक्षर भी देखे। और दोस्तों विकसित स्वर की तो मैं चर्चा आपसे कर ही चुका हूँ, यानी कि चंद्रबिंदु वाला दोस्तों जिसको अपन क्या बोलते हैं चंद्रबिंदु बोलते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने संयुक्त अक्षरों के ऊपर चर्चा की। अब दोस्तों अपन जानेंगे ताड़त जात या उत्क्षेप्त या दोस्तों द्विगुण व्यंजन। दोस्तों क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही होगी, तो दोस्तों कोई बात नहीं, आज अपन इस टॉपिक को ख़त्म करके छोड़ेंगे दोस्तों, चाहे अपन को आज पूरा दिन ही क्यों ना पढ़ना पड़े। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वर्णमाला में, क्योंकि एक ही क्लास में दोस्तों मैं वर्णमाला को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला पढ़ रहे हैं अपन दोस्तों ताड़नजात या दोस्तों उत्क्षेप्त, इसी को दोस्तों द्विगुण व्यंजन। वैसे भी दोस्तों मैं इनको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन थोड़ी सी चर्चा किए दे रहा हूँ। जैसे दोस्तों अड हो गया, अड हो गया, तो इस प्रकार से ये दोस्तों उत्क्षेप्त व्यंजन में सिर्फ बताने का मकसद इतना था यहाँ पे लिखने का मेरा, कि इन वर्णों को दोस्तों क्या है कि कभी अपन इन्हें स्वर रहित नहीं कर सकते। यदि अपन इसको तोड़ना चाहें कि इस प्रकार से तोड़ें तो दोस्तों ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये स्वर रहित नहीं हो सकते। इसी प्रकार और ये दोस्तों शुरुआत में भी नहीं आ सकते कभी किसी वर्ण में, कि जैसे दोस्तों डमरू लिखना है तो ऐसे तो अपन इसको लिखते नहीं हैं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा ना। ये इस प्रकार से लिखेंगे तो ये शुरुआत में भी इसको दोस्तों नहीं लिखा जाता है। और दोस्तों मैं विदेशी स्वर की दोस्तों चर्चा आपसे कर चुका हूँ। अब दोस्तों हम विदेशी व्यंजन की चर्चा करेंगे कि विदेशी व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, और एनसीईआरटी में कितने का वर्णन है तो वो भी देखेंगे। यानी कि दोस्तों भी क्या देख रहे हैं हम, विदेशी व्यंजन। तो दोस्तों विदेशी व्यंजन कितने होते हैं, 5, उसमें भी का और दोस्तों खा, और दोस्तों कौन सा गा, और दोस्तों कौन सा लिख दूँ मैं, फा, और दोस्तों एक जा, यानी कि दोस्तों जा और फा। ये दोस्तों मैं ये चिन्ह लगा रहा हूँ, ये नुक्ता का चिन्ह है दोस्तों, इसको नुक्ता बोला जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 5 है, और जबकि एनसीईआरटी में इनका उल्लेख दोस्तों 3 ही दिए गए हैं। मैं उसके बारे में भी चर्चा कर लूँ, यानी कि एनसीईआरटी को अपन बेस बना के पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से 3 दिए हैं दोस्तों, यानी कि खा, ये नुक्ता, और दोस्तों क्या दिया है, ये लास्ट के 2 जा और फा। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने विदेशी व्यंजनों की चर्चा की। अब दोस्तों हम वर्णों की संख्या भी जान लें, वर्णों की संख्या कितनी होती है।
वर्णों की संख्या हम दोस्तों इस सभी को पढ़ चुके हैं। तो जिसमें हमने पढ़ा है स्वर दोस्तों कितने होते 11, व्यंजन भी जाना कितने होते दोस्तों 33। इस प्रकार से इनके यदि जोड़ें तो दोस्तों कितने हो जाएंगे 44 वर्ण हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों इनको क्या बोल सकते हैं हम मूल वर्ण बोल सकते हैं। जब दोस्तों मूल वर्ण पूछे तो कितना आंसर करना है अपन को 44 आंसर करना है। और दोस्तों हमने तो देखा था अयोगवाय, यानी कि दोस्तों अयोगवाय कितने थे, अयोगवाय तो दोस्तों 2 थे। अंतस्थ देखे थे दोस्तों, अंतस्थ तो इसी में ऐड हो गए ना दोस्तों, तभी तो 33 हो गए थे। तो दोस्तों कौन सा देखा था अपन ने संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर कितने थे दोस्तों 4 थे। और दोस्तों एक कौन सा देखा था ताड़नजात, ताड़नजात दोस्तों कितने थे 2 थे। तो कितने हो गए दोस्तों 44 और दोस्तों 8 ये कितने हो गए 52। तो दोस्तों यदि आपसे किसकी संख्या पूछी जाए दोस्तों हिंदी में कुल वर्ण पूछे जाए, यानी कि हिंदी में कह दे वो कितने वर्ण होते हैं हिंदी में, कुल वर्णों की संख्या बताइए, तो दोस्तों कितना आंसर लगाना है 52 ना कि 44। 44 कब लगाना है दोस्तों जब अपन से मूल वर्ण पूछे, जबकि हिंदी में कुल वर्ण पूछे तो दोस्तों कितना लगाना है 52। और जबकि दोस्तों मैं विदेशी वर्ण भी आपको बता चुका हूँ, यानी कि विदेशी वर्ण भी दोस्तों मैंने बताए, विदेशी वर्ण 4। तो कितने हो गए दोस्तों, मैं अलग अलग क्वेश्चन बना रहा हूँ 56। तो दोस्तों इस प्रकार से 56। यदि ये मानक वर्ण हैं, जब दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन पूछे मानक वर्ण कितने हो जाएंगे दोस्तों 56। तो इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन हुए, ये एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूल वर्ण कितने हुए तो 44 और दोस्तों मानक वर्ण पूछे तो 56 और हिंदी में कुल वर्ण पूछे तो 52। ज़्यादातर दोस्तों इस क्वेश्चन की आने की उम्मीद रहती है, पूछता है वो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो कितनी लगाएंगे दोस्तों अपन 52 लगाएंगे। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे मात्रा स्वर रूप, यानी कि मात्रा और स्वरों का रूप। दोस्तों शायद आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि 7 दिन में एक क्लास आनी है तो दोस्तों थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आधी कर करके तो हम इसको देख सकते हैं दोस्तों 3-4 दिन में आसानी से। दोस्तों जब मैं एक दिन में इतना सारा पढ़ा सकता हूं, तो आप क्या 2-3 दिन में इस क्लास को नहीं पढ़ सकते हैं दोस्तों। इस क्लास को मुझे यदि घसीटना होता तो मैं 4-5 घंटे की क्लास बना देता। मैं दोस्तों आपसे ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी क्लास को ख़त्म कर सकूँ, यानी कि दोस्तों क्लास को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है और अधिक से अधिक जानकारी देने का भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं मात्रा स्वर रूप। तो दोस्तों मात्रा स्वर रूप, मात्राएं कितनी होती हैं दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों कितना प्रतिनिधित्व करती हैं ये, यानी कितनी होती प्रतिनिधित्व